नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। सीटेट जनवरी 2024 के लिए हम लोग सीडीपी की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें पार्ट नंबर 5 आज हमारा है। 4 पार्ट को हमने कंप्लीट किया। इस पार्ट नंबर 5 में हम 30 क्वेश्चन लेंगे, 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनके साथ में अपने कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उसी के साथ में कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। तो लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 भागना, 2 पकड़ना, तीसरा है आड़ी तिरछा रेखाएं खींचना और चौथा है निचोड़ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं स्थूल गामक कौशल है क्या। स्थूल गामक कौशल को बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल में हमेशा मांसपेशियों का सबसे ज्यादा यूज होता है। मांसपेशियों का, मांसपेशियों का सबसे ज्यादा यूज होता है। मांसपेशियों का जब जहां यूज होगा वहां पर हार्ड वर्क होगा। हार्ड वर्क होगा यानी कठिन मेहनत होगी, कठिन मेहनत। अब इसमें आप देखिए कौन सा कठिन मेहनत है, पकड़ना कठिन है या भागना कठिन है। तो सबसे आसान तरीका आप सीधे कहेंगे कि भागने में ज्यादा पावर लगेगी, ज्यादा कैपेसिटी लगेगी। तो ग्रास मोटर स्किल में भागना, दौड़ना, ये ग्रास मोटर स्किल में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, बच्चे पेन पकड़ने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं, यानी कि ज्ञान की अनुभूति, यानी पढ़ने लिखने से यह ज्ञान नहीं उनको प्राप्त हुआ, यह ज्ञान उनके सोशलिज्म से प्राप्त हुआ है। अगर पढ़ने लिखने से कोई चीज ज्ञान प्राप्त होता तो सबसे पहले वह सिर से शुरुआत होती और पैर तक जाता। तो सिर से पैर तक जाने का जो होता है वो शीर्षगामी होता है, यानी सिर से पैर तक। शीर्षगामी सिर से पैर की ओर, ये सिर से पैर की ओर होता है, पैर की ओर। लेकिन यहां पर तो यह सीख पहले लिया है, ग्लास पकड़ना पहले सीख लिया है बच्चा, और पेन पकड़ना बाद में सीखेगा। ये तो अधोगामी हो गया। और अधोगामी जो ज्ञान होता है, जो सिद्धांत होता है, जो विकास का सिद्धांत होता है, यह होता है पैर से सिर की तरफ, पैर से सिर की तरफ। यह पहले सोशल को देखकर वर्क करता है, सोशल से सीखता है, समाज से सीखता है, लोगों से सीखता है। उसके बाद इसकी विशेषताएं बाद में वह अन्य प्रकार से सीखता है जब वह अधिगम प्रक्रिया करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पैर से सिर की तरफ जाता है, यानी उल्टा कंडीशन से इसका अप्लाई होता है। पहले समाज से सीख लिया, फिर विद्यालय में सीखेगा। तो ये होता है अधोगामी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो देखिए, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं उसका परिवार होता है, परिवार होता है, घर होता है, इसके सदस्य होते हैं, सदस्य में माता पिता भाई बहन, ये सब, ये प्राथमिक है। लेकिन द्वितीयक की अगर बात करें तो द्वितीयक द्वितीयक में आपका संस्था, संस्था, समाज, विद्यालय, कोई ट्रस्ट, तो ये संस्थाएं जो होती है, ये सब जो टर्म है, ये सब द्वितीयक है। तो पहले प्राथमिक में क्या आएगा, परिवार एवं आस पड़ोस के लोग। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। निगमनात्मक का मतलब होता है वह कंसेप्चुअल अप्रोच कर सकते हैं, वह किसी चीज पे जो है कॉग्निटिव थिंकिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट
जो होता है, विकास का जो सिद्धांत होता है, उस पर एक क्रिटिकल नॉलेज पे सोच सकते हैं। तो ये कौन सा कंडीशंस होता है, क्या बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या युवावस्था में? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ऑप्शन को पढ़िए। देखिए ऑप्शन पहला कहता है संवेदीगाम में। संवेदीगाम में क्या होता है? शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था एकदम नवजात शिशु होता है, 0 से 2 साल के लिए होता है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक आती है। पूर्व संक्रियात्मक में जो है वह नकल करने लगता है, धीरे धीरे विद्यालय की तरफ अग्रसर होता है। मूर्त संक्रिय तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में जो चीजें देखता है उसी का वर्णन करता है और अपने स्वयं में वह एक तरह से अपने ही बातों को सोचता है कि यानी कि जो जैसा टिट फॉर टैट का जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। वह मूर्त रूप में जो चीजें देखता है उसी का वर्णन करता है। वह जानता है कि यही मूर्त है, यही सत्य है। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक में यह अमूर्त संक्रियात्मक भी बोला जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक में जीन पियाजे ने कहा कि 11 से 15 साल के बच्चे जो हुए उनके अंदर यह डेवलप होता है कि वह जो चीजें आपने देखा नहीं है, कल्पना किया है, कल्पना करने के बाद उसके बारे में सोचकर उस पर नई थीसिस लिख सकते हैं और किसी भी क्रिटिकल समस्या को समाधान करने के लिए वो निगमनात्मक सोच डेवलप कर सकते हैं, यानी अमूर्त थिंकिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। निगमनात्मक चरण कौन सा होता है? आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण, यानी कि निगमनात्मक चरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी स्वरूप गिलास दिखाए गए हैं जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े हैं। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे देखने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो कि अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है? पहला है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, दूसरा है जीववादी सोच और तीसरा है लक्षित प्रकार्य और चौथा है कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क तर्क है, यानी हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव रीजनिंग है। अब आपको बताना है इसमें, देखिए इसमें आपका जीन पियाजे ने जो ये सिद्धांत दिया था विकेंद्रीकरण का, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो है डिफिकल्टी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंटरिंग होता है, वह क्या होता है कि चीजें समान होती हैं लेकिन देखने में अगर उसके आकार बदल जाते हैं तो बच्चा भ्रमित होकर वो यह कहता है कि यह चीज बड़ा है, यह ज्यादा है या कम है। यही कंडीशन होता है कि अगर उसी दूध के गिलास को अपेक्षाकृत दूसरे संकीर्ण गिलास में डाला जाता है तो लगता है कि वो ज्यादा भर गया है, वो ज्यादा है। तो ये होता है डिफिकल्टी ऑफ डिसेंटरिंग, डिफिकल्टी ऑफ डिसेंटरिंग यानी कि विकेंद्रीकरण की कठिनाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो जीन पियाजे का यह सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। इसमें यह दिखाता है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास और तीसरा है आपका अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। तो देखिए इसमें कह रहा है कि समाज की बात कर रहा है कि समाज ही तय करता है कि वह व्यक्ति सही है, क्या नहीं सही है, क्या गलत है, क्या सही है, यह समाज तय करता है। व्यक्तिगत रूप से वह नहीं तय कर सकता। इसमें पूरी तरह से सामाजिकता उसके ऊपर हावी है। तो आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था जो ट्रेडिशन है, जो उस समाज की पद्धति है, जो समाज का जो कार्य करने का मोडिस ऑपरेंडी है, यह उस पर फॉलो करता है कि यह क्या सही है, क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर
3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? पाड़ का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या है? ये पाड़ जिसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या है? पाड़ यानी कि इशारों से समझाना, इशारों से समझाना, इशारों से समझाना, इशारों से बात करना, इशारों से या संकेतों से आप कह सकते हैं, संकेतों से, संकेतों से समझाना। जब हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संकेतों तथा इशारों के माध्यम से किसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो ये पाड़ का सिद्धांत माना जाता है। पाड़ प्रदान करने की यानी इसके फोल्डिंग प्रोसेस माना जाता है अधिगम का, इसके फोल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि इशारों से किसी बच्चे को इशारों से समझाया जाता है, संकेतों से समझाया जाता है, हैंड मूवमेंट करके समझाया जाता है। तो वो होता है पाड़ का सिद्धांत, पाड़ का अधिगम का सिद्धांत यानी इसके फोल्डिंग। तो इसमें आपका हो जाएगा उद्दीपन के द्वारा, प्रत्यनुकूलपन नहीं, सही जवाब के लिए पुरस्कार देना नहीं, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारों से समझाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? लेव वाइगोत्स्की ने किसको बढ़ावा दिया? कंठस्थ स्मरण पर अधिक जोर दिया। किसी भी विद्वान ने कंठस्थ स्मरण पर पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। ध्यान क्या नहीं दिया कि क्योंकि मेमोराइजेशन जो स्मरण करने की शक्ति है, अगर आप समझ के किसी चीज को पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप समझ के पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा समय तक रहेगी। इसलिए रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं इन्होंने यूज किया। तो पहला वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है। सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ये कोलेबरेटिव लर्निंग दिया था इन्होंने, कोलेबरेटिव लर्निंग। कोलेबरेटिव लर्निंग क्या होता है? सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत कोलेबरेटिव लर्निंग होता है। और इसमें बच्चे एक ही ग्रुप में बैठे होते हैं और इनको कोई समस्या दी जाती है तो एक दूसरे से सहयोग करके इस समस्या का समाधान करते हैं। तो ये होता है सहयोगात्मक सिद्धांत यानी कोलेबरेशन, कोलेबरेटिव लर्निंग या कोलेबरेशन लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। इसमें किस पर जोर दिया था लेब्राइस्की ने? सहयोगात्मक सिद्धांत पे। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पे, केंद्रीय यानी परीक्षा पर सेंट्रलाइजेशन हो ऐसा नहीं है, मानवीकृत पाठ्यक्रम ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान में निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। ऑप्शन नंबर 3, केवल व्याख्यान विधि को सीखने में सक्षम। ऑप्शन नंबर 4, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसरण में असक्षम। तो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, जो निगेटिव टर्म है उसको हटा दीजिए क्योंकि यहां पर पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। अधिगम में कभी भी निगेटिव सेंस में बात नहीं होगी। तो देखिए ज्ञान में निष्क्रिय, यहां पर निगेटिव टर्म आया, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए केवल व्याख्यान विधि, केवल व्याख्यान विधि नहीं होता है, केवल का कोई मतलब नहीं होता है, समग्र ज्ञान अधिगम के अंतर्गत आता है। तो चाहे वो सोशल का हो या बुकिश नॉलेज हो। 4 में स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसरण में असक्षम, असक्षम निगेटिव टर्म है, इसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में वह समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण परिवर्तन में बहुत कुशल है। क्या करती है रजनी? मानसिक चित्रण जो है अपने दिमाग में एक खाका बनाती है, चित्र बनाती है और उसमें परिवर्तन में वह कुशल है कि इमेजिनेशन का चित्र बनाती है, कि वह किसी चीज का इमेजिन किया, उसने चित्र बना दिया। तो इमेजिनेशन में उसका जो है तार्किक जो चिंतन है वो बहुत बेहतर है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार
वह किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है? क्या वो भाषा भाषा सीख के क्या वो अमूर्त चिंतन कर सकेगी, या चित्रों का इससे कोई रिलेशन है? आप कहेंगे नहीं। संगीत से, इससे भी नहीं है। अंतरवैयक्तिक चित्रों के निर्माण में नहीं काम आता है। और ऑप्शन नंबर सी है स्थानिक। ऑप्शन नंबर सी है स्थानिक, स्पैटियल, इसको बोलते हैं स्पैटियल। स्पैटियल स्पैटियल क्या होता है? ये होता है कि अपनी मानसिक स्थिति में एक छवि बना लेना। मानसिक छवि बना लेना, मानसिक छवि बना के फिर चित्रण करना। चित्रण यानी कि अमूर्त छवि है, अमूर्त छवि बनाया और उसके बाद उसका चित्रण किया, तो वह चित्रों में बहुत ज्यादा कुशल होगा और इमेजिनेशन उसका बहुत बेहतर होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, स्थानिक यानी स्पैटियल। मानसिक छवि में वो सक्रिय होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुलझाता है? यह कथन क्या सुलझाता है? नंबर 1, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। नहीं, नहीं वाला टर्म छोड़ दीजिए इसमें। ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। अगर पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है तो नेगेटिव ऑप्शन को एकदम हटाते रहिए। दूसरा क्या करता है? जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है कि जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा नहीं है, तो ये इसको हटाइए। तीसरा, भाषा संज्ञान में सुसाधित करती है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, यह एकदम 100% सही है कि लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन। तो लैंग्वेज हमेशा जो भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बढ़िया जो सेंस दे रहा है। चौथा क्या कहता है? भाषाई अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप में संज्ञान में देरी आ जाती है। देरी नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं, देरी निगेटिव टर्म है, इसको हटा दीजिए और सीधे आप ऑप्शन नंबर 3 को ऑप्शन मार्क करिए, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर, जेंडर क्या है? जेंडर, आप जेंडर को डिफाइन करते हैं कि ये मेस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है। तो जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। आप समाज में क्लासिफाई देखते होंगे, लोग करते हैं कि ये मेस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। और जेंडर किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? ये समाज के द्वारा ही डिफाइन करते हैं लोग। समाज में एक इसको नई आकृति के रूप में देखते हैं, आयाम के रूप में देखते हैं कि नहीं, ये स्त्री वर्ग का है, ये पुरुष वर्ग का है, तो उस कंडीशन को जेंडर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एक ऐसी अस्मिता जो सामाजिक संरचनाओं की आकृति पाती है। ये बात एकदम सही है। गर्भ धारण के समय पूर्व निर्धारित हो जाता है। इससे पहले पूर्व निर्धारित में जेंडर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता कि जेंडर यह इसी प्रकार का है। गर्भ धारण से ही पूर्व, गर्भ जब से धारण ही नहीं किए उससे पूर्व तो कोई निर्धारित का मतलब है ही नहीं। एक नवजात जैविक गुण है? नहीं, नवजात जैविक गुण नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो बच्चा जिसे छोटा सा है तो शिशु है, वह शिशु का रूप में है, तो वह चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो, वो शिशु माना जाता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पुरुष और महिला के रूप में जाना जाता है, वो जेंडर डिफाइन के रूप में जाना जाता है। सामाजिकरण संस्थाओं के प्रभावित नहीं होता है? नहीं, सामाजिकरण की संस्थाओं द्वारा ही प्रभावित होता है, ये सामाजिक संरचना के अंतर्गत उसको डिफाइन कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है कि ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं को आकृति दी जाती है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्रदान की जाती है, तो उसको जेंडर आप डिफाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों को सीखने का अनुभव समृद्ध होते हैं।
बात एकदम सही है। अगर कई पृष्ठभूमियों से आएंगे, चाहे वो अलग जनरल कास्ट के हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, जो भी है, सभी लोग सामाजिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, अलग अलग परिवेश से अगर एक जगह पर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनमें आपस में जो सहयोगात्मक विकास होता है वह डेवलपमेंट होगा। तो लोगों में जो बच्चे हैं उनमें सीखने का अनुभव होगा और सीखने की समृद्धि भी बढ़ेगी। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के कई कौशल सीखते हैं। सही है। सहयोगात्मक जो अधिगम होता है उसमें बच्चा दूसरे अपने साथी से उसके गुणों को भी सीखता है और उसका अनुसरण भी करता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? सही है क्योंकि यह कक्षा में अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। नहीं, कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध नहीं बनाता है, वो सोशलिज्म को बहुत बेहतर इन्वायरमेंट देता है, यानी कि वह सहयोगात्मक अध्ययन को बहुत ज्यादा प्रोमोट करता है। तीसरा है गलत है क्योंकि यह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा करता है। नहीं, यह भी गलत है। ये दोनों बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। चौथा है तो इसमें गलत वाला सेंस हटा ही दीजिए, सीधे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि बच्चों में अपने साथियों के कई कौशल सीखने के अवसर मिलते हैं, तो वो सीखते हैं उनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? एक पहला है संदर्भित, दूसरा है मानवीकृत, तीसरा है दंड संदर्भित, चौथा है अध्यापक अभिमुखी। देखिए मानवीकृत का नहीं मतलब होता है जो है ये जो मूल्यांकन है वो मानवीकृत नहीं होना चाहिए। बालक का मूल्यांकन होना है तो संदर्भित मूल्यांकन होना चाहिए, मानवीकृत मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। दंड पर आधारित मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, अभिभावक अभिमुक्ति वाला नहीं होना चाहिए कि अभिभावक पर सेंट्रलाइजेशन कर दीजिए। इस तरह से जो मूल्यांकन नहीं होना चाहिए वह होना चाहिए संदर्भित मूल्यांकन। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और किसका मूल्यांकन कर रहे हैं उसका ही, उसके तथ्यों का मूल्यांकन किया जाए। तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है वो संदर्भित होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? अब सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर ए बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। ऐसा नहीं है, कभी रट्टाफिकेशन वाला नॉलेज कभी भी बहुत बेहतर अधिगम नहीं होता है। दूसरा क्या है? किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना। नहीं, यह बहुत जरूरी नहीं कि अभिसारी तरीकों को, समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीकों को ही प्रमोट करिए, प्रोत्साहित करिए। दूसरे अन्य भी तरीके हैं उनको भी किया जा सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। पुरस्कृत का कोई मतलब नहीं है इसमें। बच्चों का जब अधिगम की प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो उसमें पुरस्कार का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। उसमें अधिगम में वह जो ट्रेनर द्वारा दिया गया ज्ञान और लर्नर द्वारा लिया गया ज्ञान दोनों समतुल्य होना चाहिए, जो बराबर हो। यानी कि टीचर ने उसको ज्ञान प्रदान किया तो उसके पास वो ज्ञान होना चाहिए, वो पहुंचे। अगर इस पर कोई बाधा होती है, ऑब्स्टिकल होता है, तो उसको अध्यापक द्वारा वो दूर किया जाना चाहिए। अगर वह दूर होता है और अधिगम की प्रक्रिया यानी जो स्टूडेंट है वो सीख लेता है तो यह अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। तो इसमें पुरस्कार का कोई विशेष वर्णन नहीं है। चौथा है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। नवाचारी नया क्रिटिकल माइंड से कोई ऐसा लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स दीजिए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए एक अलग से थिंकिंग जब डेवलप करनी पड़ती है तो नवाचारी समाधान जो खोजने की जरूरत होती है, क्योंकि जब नई नई समस्याएं आती है तो नए नए विचार भी पनपते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए नवाचारी जो है समाधान खोजने की जरूरत हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए अनम्य पाठ्यक्रम। तो अनम्य पाठ्यक्रम जो है इनफ्लेक्सिबल
करिकुलम, इनफ्लेक्सिबल करिकुलम नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर उसमें होनी चाहिए। दूसरा है एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी, यानी कि परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र एग्जाम सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि परीक्षा लीजिए तभी वह अधिगम लेगा, यह गलत है। तीसरा है उचित समावेशन, और यह आपका उचित समावेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यह उचित समावेशन होना चाहिए, एकोमोडेशन होना चाहिए उचित, उसके आधार पर आप उसको सफल समावेशन कर सकते हैं, सफल जो है अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अगम्य दुर्गम इमारती संरचना नहीं, इमारत की संरचना बहुत कुछ मायने नहीं रखती है, कुछ हद तक इंपॉर्टेंस जरूर है, क्योंकि वह वातावरण अच्छा एक जो है कंफर्टेबल जोन प्रदान करता है, लेकिन यह 100% जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी इमारतें होंगी तभी अच्छा अधिगम होगा। अच्छा अधिगम टीचर के ऊपर और लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर कौन सा ज्ञान दे रहा है और लर्नर किस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? तो समावेशन की जो विचारधारा है, जो समावेशी शिक्षा है, वह है क्षमता पर, क्षमता पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्षमता पर। क्षमता पर मतलब इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी क्या है? क्षमता, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें सारे बच्चे, चाहे वो अमीर हो, अमीर, गरीब, गरीब या सामान्य व्यक्ति, सामान्य छात्र, मानसिक ग्रस्त, मानसिक मानसिक एवं शारीरिक, शारीरिक विक्षिप्त व्यक्ति, जो मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त बालक है, वह भी सामान्य बालकों के साथ में अगर बैठ के अध्ययन करेगा तो उसका भी मनोबल बढ़ेगा और वह भी बहुत अच्छा नॉलेज ले सकता है। यही चीज होता है कि एक समान समरूपता बरतना, कि कोई भी लड़का जो बहुत अच्छी बुद्धि रख रहा है, आईक्यू लेवल उसका बहुत अच्छा है, मेधावी छात्र है, वह उसको अलग से अधिगम का जो है पाठ्यक्रम ना चलाया जाए, अधिगम ना दिया जाए, उसको अलग से लर्निंग ना दी जाए। हाँ, अगर वो क्रिटिकल माइंड रखता है तो उसके जितनी भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से विक्षिप्त बालकों के साथ में बैठा के अधिगम दिया जाए, ताकि इनके ऊपर भी वह प्रभाव पड़े और ये भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करें। तो इक्विटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समरूपता जो समानता, इक्विटी समानता का सिद्धांत की विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? उच्च स्तरीय तौर पर व्यवस्थित, तो यह उच्च स्तरीय तौर पर व्यवस्थित नहीं होते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, पहले इसके टर्म को समझ लीजिए। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ये क्या चीज है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADHD, ADHD, यानी कि अटेंशन डिफिकल्ट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह ऐसा विकार होता है जिसमें बालक एक जगह पर सेंट्राइज होकर चीजों को नहीं सीख सकता, वो हाइपर एक्टिव होता है। वो हाइपर एक्टिव होता है यानी कि ध्यान उसका एक जगह नहीं रहता है, ध्यानाभाव रहता है, ध्यानाभाव रहता है, ध्यान का अभाव होता है, ध्यान का अभाव होता है, ध्यान का अभाव होता है। ध्यान क्या होता है? यह भटकाव होता है, आप कह सकते हैं भटकाव। ध्यान का भटकाव सबसे ज्यादा होता है, किसी चीज पे वो सेंट्रॉइड रह के नहीं सीख सकता है, हाइपर एक्टिव होता है। क्या होता है? हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव होता है वो, वह एक जगह पर नहीं उसका दिमाग केंद्रित रहता है। तो वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक हमेशा रेस्टलेस होता है, रेस्टलेस। क्या होगा? हमेशा रेस्टलेस होगा। रेस्टलेस का मतलब होता है आकुल,
वो बेचैन होगा, हमेशा रेस्टलेस होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसमें और तीनों ऑप्शन जो है ये बहुत अच्छे जो सामान्य व्यक्ति के बालक हैं, जो सामान्य कंडीशन के बालक हैं, जिनका माइंड अच्छा है, आईक्यू लेवल बढ़िया है और सामान्य कंडीशन में वर्क करते हैं, उनके सारे गुण हैं। एक जो चौथा है वो रेस्टलेस जो है, इसका एडीएचडी से ग्रसित जो बालक है उसके गुण है, यानी आकुल, रेस्टलेस। रेस्टलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में क्या सही है, यह आपको बताना है। जो क्रिएटिव स्टूडेंट हैं उनके बारे में। ऑप्शन नंबर ए, वे कार्य को समझने में काफी समय लेते हैं। ये तो काफी समय लेते हैं, ये निगेटिव टर्म में जा रहा है, काम खत्म कर दीजिए इसका। वे नवीन एवं मूल विचार सुझाते हैं। क्रिएटिव माइंड है, वो क्रिएट कर रहा है, माइंड क्रिएटिव है उसका, सृजनात्मक है, तो नवीन विचार ले आएंगे, नई नवीन मूल धाराएं प्रस्तुत करेंगे, नए 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 थीसिस लिखेंगे। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वे नवीन मूलधारा विचार के सुलझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 तो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक क्या, बहुत बढ़िया है। अन्य को भी देख लेते हैं। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं? नहीं, पिछड़े नहीं होते हैं, वो अगड़े होते हैं, क्योंकि उनमें सृजनात्मक जो है क्षमताएं ज्यादा होती है। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगती है? नहीं, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा इसमें और अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है तो आप एक ध्यान में देखिए, ध्यान से, कि सृजनात्मक की बात कर रहा है, क्रिएटिव स्टूडेंट की बात कर रहा है, और अगर सृजनात्मक यानी पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है तो जितने भी ऑप्शन है उसमें केवल पॉजिटिव सेंस खोजिए, कुछ मत खोजिए। कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी ध्यान से देखिए, वे कार्य करने में काफी समय लेते हैं। काफी समय लेने का मतलब है तो वो स्लो है, तो यहां पर ये तो निगेटिव टर्म दे रहा है, काम खत्म। तीसरा में देखिए, वह यहाँ पर कह रहा है विद्या जो सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े हैं। पिछड़े, यह भी निगेटिव टर्म दे रहा है, सेंस दे रहा है, इसको हटाइए। उन्हें चौथा देखिए, उन्हें विषय वस्तु से समझने में काफी मेहनत लगती है। काफी मेहनत लगती है, यह भी निगेटिव सेंस दे रहा है, इसको भी हटाइए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्वलीनता कई प्रकार के स्रोतों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? तो आपको ये बताना है कि स्वलीनता में अध्यापिका कौन सा गुण उसका सदुपयोग कर सकती है, ये चीज बतानी है। अब सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि स्वलीनता क्या चीज है। स्वलीनता, ये स्वलीनता क्या है? इसको बोलते हैं यूथिज्म। यूथिज्म, अच्छा यूथिज्म क्या है? ये स्वलीनता, स्व का मतलब होता है स्वयं, और लीन का मतलब होता है स्वयं में, लीन मतलब खो जाना, खो जाना, स्वयं में खो जाना। अगर स्वयं में बालक खो रहा है तो यानी कि अपनी ही बातों को कह के तो बार बार दोहराता है, अपनी ही बातों को कहता है और बार बार उसको व्यवहार में लाता है, दोहराता है। यह दिव्यांगता जो है सामाजिक संचार चुनौतियों के कारण बनती है। जो सामाजिक संचार जिसका परिवेश है वो बहुत बेहतर नहीं होगा, उसके अंदर ये डिसऑर्डर आ जाएंगे, स्वलीनता के अगर विकार आ गए तो यह यही प्रक्रिया को अपनाता रहता है। अब क्या कहता है कि जो है स्वलीनता में कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा होती है, और जिसमें स्वलीनता से जूझते हुए विद्यार्थियों में व्यापक तथा तथ्यात्मक जानकारी प्रतिधारण समर्थ होते हैं, जिसका अध्यापक सदुपयोग कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या है, कि कह रहा है कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी प्रतिधारण का जो है यह सदुपयोग टीचर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा क्या कहता है, सामाजिक परिस्थितियों का सही निवेचन है? नहीं, सामाजिक परिस्थितियों का सही निवेचन इसमें नहीं है। व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का
प्रतिधारण, इसका सदुपयोग अध्यापिका कर सकती है। दूसरा, संज्ञानात्मक नम्यता, नहीं, यह भी नहीं। आपकी भावनाओं को सटीक संप्रेषण, नहीं, अपनी भावनाओं को सटीक संप्रेषण नहीं। व्यापक तथ्यात्मक जानकारी पर प्रतिधारण, यानी कि वह तथ्य कौन सा है, वह उसका निगमन क्या किया जाएगा, इसका सदुपयोग अध्यापिका कर सकती है। जब किसी के बारे में अध्यापिका बहुत बढ़िया से जानेगी तभी तो उसको बहुत अच्छा जो लर्निंग प्रोसेस करा पाएगी। पता चले लड़का बहुत पढ़ने में तेज है और अध्यापक की समझ में नहीं आया, वही एबीसीडी पढ़ाए जा रहे हैं या उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर वो संतुष्ट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अध्यापक बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं और लड़का पढ़ने में स्लो है, तो वहां पर उसके तालमेल को देखना पड़ेगा कि वह किस कंडीशन का लड़का है। वह अगर उसके व्यापक तथ्यात्मक जानकारी उसको मिल जाएगी तो वह अध्यापिका के लिए सबसे ज्यादा सदुपयोगी होगी और वह प्रतिधारण कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। आपसे पूछा है इसको किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण कराने के लिए। कंठस्थ स्मरण ये मेमोराइजेशन रट्टू तोता वाला नॉलेज नहीं होता है, अधिगम इसमें नहीं आता है, ये ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना अगर लगाएंगे तो एक दूसरे से जलन की भावना रखेंगे, प्रतिस्पर्धा अधिगम में नहीं है। व्यवहार के अनुकूलन के लिए, नहीं, व्यवहार के लिए नहीं, नैतिक जो है अधिगम जो होता है वह हर तरह से विकास करता है बच्चे का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, सोशल, सभी प्रकार के। तो व्यवहार में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। चौथा, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के संदर्भ में जोड़ने के लिए, क्योंकि आप अधिगम प्रक्रिया करवा रहे हैं तो अर्थपूर्ण अधिगम को तभी बढ़ावा दे सकते हैं जब पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने सोशल के आसपास के चीजों को लेकर आप उसको बताएंगे, तब वह अधिगम को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उसको बल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन से संदर्भ में जोड़ के आपको पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, कमतर आंकता है। यह देखिए, खोजी अधिगम, खोजी अधिगम यानी कि जो खोजी अधिगम होगा वो डिस्कवरी लर्निंग होगी, उसमें तो कोई कमतर आंकने का कोई कंडीशन है ही नहीं। सहयोगात्मक अधिगम इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी काफी ज्यादा नॉलेज होता है और बहुत अच्छा लर्निंग का प्रोसेस है। सहज अनुमान लगाना, सहज अनुमान लगाना यह भी छोटे बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सरल से लेकर कठिन तक का सफर उनको कराया जाता है। तो निष्क्रिय नकल, निष्क्रिय नकल ये सबसे खराब है, यानी कि पोस्ट जो पैसिव इमिटेशन है ये गलत है, यानी कि निष्क्रिय नकल आपका ये आपका कमतर आंकता है। क्या ना आंकता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। निष्क्रिय नकल, निष्क्रिय नकल उस विद्यार्थियों की योग्यता के ज्ञान के अर्जन को कम आंकता है। तो निष्क्रिय नकल आपका 4 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को आप पढ़ा रहे हैं, कोई अध्यापिका किसी बच्चे को पढ़ा रही है तो पूर्व ज्ञान को सक्रिय जरूर कीजिए, क्योंकि पूर्व ज्ञान से इंटरलिंक करके आगे की तरह जब प्रोसेस करेंगे तो उसे इसमें भटकाव नहीं होगा, उसे लगेगा कि यह इससे ही कोरिलेट करके नए प्रोसेस में आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसी से संबंध अंतः संबंध रख रहा है। तो यह तो एकदम 100% सही। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु की जानकारी से संबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। देखिए, अब यहां क्या कह रहा है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु की जानकारी असंबंधित खंडों से नहीं, अगर संबंधित खंडों से प्रस्तुत करेंगे तब ज्यादा प्रभावशाली होगा। यहां असंबंधित खंडों से दिया है तो यह तो तर्क इसका गलत है। संबंधित खंडों से व्यवस्थित उस विषय वस्तु की जानकारी दी जानी चाहिए। यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं
मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आपने एग्जाम्पल दिया किसी जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का मत दीजिए, मैथमेटिक्स का मत दीजिए, हिस्ट्री का ही जो है एग्जाम्पल दीजिए, यानी उसी विषय वस्तु से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला कथन तो सही है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में अधिगम की प्रकृति है कैसी है? अधिगम हमेशा सक्रिय होता है, तो निष्क्रिय वाले को दोनों को तो काट दीजिए। निष्क्रिय, क्या अधिगम व्यक्तिगत होता है या सामाजिक होता है? अधिगम सामाजिक होता है, व्यक्तिगत नहीं। जो शिक्षा दी जाती है वह सोशल, इकोनॉमिकल और बुकिश नॉलेज जो भी पूरे चौतरफा यानी 360 एंगल में दी जाती है, तो उसमें सामाजिकता का सबसे बड़ा रोल होता है। यानी अधिगम की प्रकृति क्या होती है? सक्रिय, सक्रिय होती है और सामाजिक होती है, सामाजिक, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो एक्टिव एंड सोशल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? नंबर 1, स्मृति सहायक विधि। ठीक है, ये तो बात सही है। जब तक आप मेमोराइजेशन नहीं करेंगे, पीछे की चीजों को रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक आगे की चीजों को आप नहीं समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये तो सही है। अन्वेषण, यह भी सही है। आप जब तक किसी का खोज नहीं करेंगे, अन्वेषण नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें बहुत बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन सही है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, नहीं, स्थिरता का मतलब नहीं होगा, ये वाला तो सेंस निगेटिव सेंस का है। प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं होगी। दूसरा है, चौथा है कलन विधि। कलन विधि मतलब एल्गोरिदम। किसी भी वर्क को करने के लिए आप पहले बड़ा सा फॉर्मेशन लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी प्रकार से आप छोटे करते हुए जो है लास्ट में एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष यानी कि निर्णय, रिजल्ट निकलेगा, तो यह भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर 1, 2, 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कह रहा है कि कथन आपको दिया गया है और एक आपका तर्क है। तो कथन कहता है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो भ्रांतियां ही क्यों ना हो। देखिए, जब तक विद्यार्थी अपने विचार को साझा नहीं करेगा, तब तक वो खुद भ्रांतियों में ही पड़ा रहेगा कि ये क्या, यह क्वेश्चन सही है, गलत है, या उसके अंदर जो विचार आए हैं उसको अगर दूसरे से साझा नहीं करेगा, टीचर से साझा नहीं करेगा, तो उसका समाधान नहीं होगा। तो प्रत्येक बच्चे को यह साझा करना चाहिए और ये अधिगम में सबसे ज्यादा सहायक है। अब दूसरा तर्क क्या देता है? भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। तो यह जो है स्वयं में सहज, जैसे सहज का मतलब जैसे आपके अंदर कोई विचार आया और वह विचार रिलेवेंट नहीं है, लेकिन विचार आया तो सही। हो सकता है कि हर बार रिलेवेंट विचार ना आए, लेकिन जब आप टीचर से बताएंगे तभी तो ये पता चलेगा कि यह रिलेवेंट है या इरिलेवेंट है, यह इसमें सार्थक है या निरर्थक है। अगर वह, हो सकता है कि आपके विचार बहुत बेहतर आए हों और वह सार्थक हो और आप ना बताएं टीचर को, तो यह आप उसको जान नहीं पाएंगे, उसका निगमन नहीं होगा। तो यानी कि जो भ्रांतियां बैठती हैं, जो पनपती हैं, वो सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बना देती है। तो कथन भी सही है और तर्क भी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, इसमें कहता उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। ऑप्शन नंबर 2, संतुलित उत्साह भागीदारी अधिगम को बढ़ावा मिलता है। 3, निराशा अधिगम
कर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर 4, शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं के सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अप्रेरित करता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें आपका जो है लॉजिकल थिंकिंग है वह लगना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आप यूज करिए कि निगेटिव टर्म कौन सा है। देखिए ध्यान से, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में बात सही कही गई है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई। तो देखिए इसमें कहां पर निगेटिव टर्म आता है। यहां पर निराशा है, इसको भी हटाइए। यहां पर शर्मिंदगी है, अधिगम में कभी निराशा और शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, तो वो बेहतर अधिगम नहीं होगा। पहले वाले ऑप्शन में उच्च स्तरीय दुश्चिता समस्या समाधान कौशल में बेहतर, दुश्चिता समस्या समाधान में कौशल में बेहतर नहीं होता है। जो संवेग होता है, जो इसके अंदर जो संवेग की जो भावनाएं होती हैं, जिसमें जो आप कहते हैं इमोशन, इमोशन और संज्ञान जो होता है कॉग्निशन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है उसके जो है उत्साहवर्धन, यानी कि स्पिरिचुअल जो है उसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि संवेग जो का है इमोशन उसकी भावनाओं को हर्ट करता है, उसकी भावनाओं को टच करता है। तो यह जो है संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है। उसके अंदर जब तक इमोशन नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, तब तक वह उस चीज को भागीदारी में लेगा नहीं, शामिल नहीं करेगा, तब तक वह अधिगम को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। संतुलित उत्साह भागीदारी अधिगम को बढ़ावा, संवेगों और संचार संज्ञान के संदर्भ में बात एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत, असफलता प्रतिहार। देखिए प्रदर्शन उन्मुखी, प्रदर्शन करने के लिए अधिगम नहीं दिया जाता कि बार बार आप प्रदर्शन करिए। असफलता स्वीकृति इसके लिए भी नहीं है, असफलता प्रतिहार यह भी नहीं है। महारत उन्मुखी होना चाहिए, तो महारत कहते हैं ना किसी चीज में आप महारत हासिल कर लिए, तो महारत आपका होना चाहिए, किसी चीज में आप प्रवीण होना हो जाइए, यानी कि प्रवीण, प्रवीण हो जाइए, दक्ष हो जाइए। तो ये यही कंडीशन है कि दक्ष या प्रवीण को कहेंगे दक्ष, दक्ष या प्रवीण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको भरना है। देखिए अधिगम क्या है। अधिगम विचार वेश है, निष्क्रिय नकल या चर्चा, स्कीमा सक्रियता। तो स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप प्रभावित करता है, एकदम सही है और 100% सही है। तो इसमें होगा स्कीमा सक्रियता, स्कीमा सक्रियता, स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अधिगम आसक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। यानी कि अधिगम जो आसक्तता है वह नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रियों का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा केंद्रित, 2 अध्यापक केंद्रित, 3 अधिगमकर्ता केंद्रित, 4 बहिष्कृत केंद्रित। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके लिए बनाई गई, शिक्षक वो विद्यार्थियों के लर्नर के लिए बनाई गई। तो जो लर्नर होता है उसके लिए शिक्षा, यानी उसको देना है शिक्षा, तो लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, ना एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए, बहिष्केंद्रिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो कैंसिल आउट, अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए, यानी कि लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, अधिगमकर्ता केंद्रित हो, जिसके लिए वो बनाई गई है। अच्छा,
इसमें जो प्रस्ताव रखा गया था, आपसे कभी कभी पूछ लेगा तो कौन कौन सा प्रस्ताव था, तो एक था आपका अधिगमकर्ता, एक अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता केंद्रित था, केंद्रित, और दूसरा था लचीला पाठ्यक्रम, लचीला पाठ्यक्रम, तीसरा क्या था, तीसरा आपका संरचनात्मक समझ पर जोर, संरचनात्मक समझ पर जोर था, समझ पर जोर, और चौथा था आपका बहुभाषिक विविध, बहुभाषिक विविध प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, और पांचवा आपका है इसमें सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन पर जोर दिया था इसमें। यह 5 चीजों पर केंद्रित था इसमें। आपका पहला अधिगमकर्ता पर केंद्रित था, दूसरा लचीला पाठ्यक्रम था, संरचनात्मक जो है समझ पर जोर था, बहुभाषिक विधि प्रोत्साहन था, प्रोत्साहन था, बहुभाषिक विधि आप मदर लैंग्वेज में भी उसको नॉलेज दीजिए, और सतत मूल्यांकन पर भी जोर था। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपका करेक्ट आंसर था। अब ये 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुए सीडीपी के आज के। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे, तब तक आप लोग इसका आनंद लीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप जब पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे जहां से भी जैसे भी आप करें, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको रीड कर लीजिए, और चाहे आप कोई बुक ले लीजिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 20 सेट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, चाहे वो सीटीपी में हो, चाहे ये जो है इन्वायरमेंट में पर्यावरण वाले में हो, या आपका मैथमेटिक्स सेशन है तो मैथमेटिक्स में हो, या सोशल स्टडी में हो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रीड करेंगे तो आपका बेहतर जो है थिंकिंग बनेगी, और बेहतर ज्यादा अच्छे ज्यादा मार्क आएंगे। तो आप उसको रीड करिए। फिलहाल में यहाँ तक ही सेशन ये समाप्त होता है, और फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे।